नहीं एक प्रतिशोध है। और रूस की और रशिया की जनता का एक आक्रोश है जो कि यूक्रेन पे हमला हुआ है पुतिन जी के कार्यकाल में। और पुतिन जी की बात करी जाए तो पुतिन जी की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वह अखंड रसिया का सपना पूरा करना चाहते हैं जो कि अलगाववादी नेताओं ने यह देश को बांटा। रशिया का यह हिस्सा हुआ करता था और ऐसे ही अगल बगल कई देश हैं जो कि अलगाववादियों ने उसको बांटा और अलग थलग किया। जो कि पुतिन जी जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। और जितना तारीफ करो उतना कम है। पुतिन जी और मोदी जी एक दूसरे के अच्छे मित्र है। और जो मोदी जी की हालत है वही पुतिन जी की हालत है। पुतिन जी ने और मोदी जी ने राष्ट्र सेवा और देश सेवा में अपने परिवार तक को त्याग दिया है। राष्ट्र सेवा में यहाँ तक कि पुतिन जी भी अपनी पत्नी को अपने परिवार को त्याग करके सिर्फ ठान लिए हैं कि राष्ट्र सेवा करना है और जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। और मोदी जी भी जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। और देखा जाए अभी मौके पे तो रूस पूरा यूक्रेन में घुस चुका है, उनकी सेनाएं पूरी घुस चुकी हैं और युद्ध भी स्तर पे और सही स्तर पे जैसा उन्होंने सोचा था वैसे चल रहा है। और उसमें अगर कहा जाए तो नाटो देश जो कि 30 हैं वह लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग रसिया पे हमला करेंगे। रसिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है, एक बड़ा देश है। छोटे छोटे देश 30 जो हैं लोग बता रहे हैं कि इनके पास 9 लाख सेनाएं हैं, उनके पास लगभग 21.5 लाख सेनाएं नाटो देशों के पास। भाषण बहादुर भी उसमें टांग अड़ा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका परिणाम बहुत गलत होगा जिसमें अभी शी जिनपिंग साहब जो चाइना के राष्ट्रपति हैं वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी पुतिन जी से मिले और उनकी विस्तारवादी सोच है। और यह इसलिए अपने फ़ायदे के कारण ही मिले हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि यह जो लड़ाई है वह तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है। इसके लिए सभी देशों को तैयार रहना चाहिए और देश हित में सबको एक साथ होना चाहिए। हम लोगों को भी अपना रोल निभाना चाहिए। और देखा जाए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राजदूत मोदी जी से मदद मांग रहे हैं जो कि अलगाववादी हैं ये लोग। सबकी निगाहें अपने भारत देश के ऊपर है कि मोदी जी चाहें तो यह जो युद्ध है युद्ध विराम लग सकता है। लेकिन मोदी जी की बात भी हुई पुतिन साहब से, लेकिन ये सब अंदर की बातें हैं। हम लोग या मोदी जी कभी अलगाववादियों को इस तरह से कभी भी समर्थन नहीं देंगे। और क्या बात हुई क्या नहीं, हाँ हम लोग शांति प्रिय देश हैं, हम लोग शांति चाहते हैं, कभी युद्ध नहीं चाहते हैं। हम लोग अगर कोई भी हिस्सा युद्ध में जीत भी जाते हैं तो उसको हम लोग वापस भी कर देते हैं। जैसे कि लगभग
नेहरू जी के टाइम में, बल्कि उनको वीटो पावर दी गई थी, जो कि 5 वीटो पावर वाले देश हैं, और उसमें हम लोगों को, भारत को वीटो पावर मिली थी। नेहरू जी ने उठा करके चाइना को वीटो पावर दे दिया था, जो कि तभी चाइना वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, अपनी मनमर्जी करता है हर जगह। तो यह नेहरू जी की गलती थी। नेहरू जी सेना का विस्तार नहीं कभी करना चाहते थे, ना ही उनकी ऐसी सोच थी। इसी कारण अभी मोदी जी को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और फिर भी विश्व उनको इतनी सराहना देता है, इतना सब कुछ इज्जत मिल रही है पूरे विश्व से, और सबकी निगाहें अपने मोदी जी के ऊपर है, अपने भारत के ऊपर है, कि मोदी जी चाहेंगे तो सब कुछ होगा। और आज ही की बात करी जाए तो आज देखा जाए तो यूक्रेन से अपने जो भी छात्र वहाँ पे फंसे हुए थे, तो 219 लोग अभी इंडिया में आए हैं मोदी जी के कारण और पुतिन जी के कारण। और अगली फ़्लाइट जो अभी आ रही है 250 छात्रों की आ रही है, और बाकी धीरे धीरे सबको वहाँ से सुरक्षित निकाला जा रहा है। और यूक्रेन की अगर बात करी जाए तो यूक्रेन हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, भारत का कभी सपोर्ट नहीं किया उसने। अगर बात करी जाए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि यूक्रेन ने कश्मीर मुद्दे पर यूएनए में भारत के खिलाफ वोट दिया था। और दूसरी बात यह है कि यूक्रेन ने परमाणु परीक्षण मुद्दे पर यूएनए में भारत के खिलाफ वोट दिया था। यूक्रेन ने यूएनए की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अस्थायी सदस्यता के खिलाफ वोट किया था। यूक्रेन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता था। यूक्रेन अल कायदा को समर्थन देता था। यूक्रेन में भारतीय होने के नाते मुझे कोई भी सहानुभूति नहीं है, और उसका कारण यह भी है, यूक्रेन ने भारत का कभी भी साथ नहीं दिया। जब हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा तो यूएनए में उसने प्रतिबंध के पक्ष में वोट किया। यूएनए हमारा सदैव दुश्मन रहा है, यह आप लोगों को बात समझने की चीज़ है, और सभी देशवासियों को समझने की चीज़ है। कभी यूएनए ने हमारा साथ नहीं दिया, जो कि हमारा दुश्मन देश है। इसके पास यूरेनियम का बाद भंडार है, फिर भी बार बार मांगे जाने पर इसने कभी भी देना तो दूर हमारे तत्कालीन पीएम दुरा दिया, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री को दुरा तक दिया था, सीधे मुंह बात तक नहीं किया, जबकि भारत अपनी ऊर्जा के लिए यूरेनियम खोज रहा था। अब उसका क्या होता है इस पर मेरा कोई भी मत नहीं है। हाँ, उसके नागरिकों के साथ सहानुभूति अवश्य है। कमज़ोर यूक्रेन जो कि अपने आप बना के साथ वही हो रहा है, तो नेहरू जी के समय 1947 से पहले उसके बाद हुआ था, अर्थात विभाजन, देश की सीमा पर अतिक्रमण। तो यह आप लोगों को सोचने की बातें हैं और समझना भी चाहिए। इसलिए जो यूक्रेन का समर्थन में दुबले हो रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि यूक्रेन हमारा एक दुश्मन देश है, जिसने कभी भारत का साथ नहीं दिया, चाहे वह कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे अदर मुद्दे हों जो कि मैंने अभी बताया। यूक्रेन ने यूएनए की सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अस्थायी सदस्यता के खिलाफ वोट दिया था। यह भी आप लोगों को हमको समझने की ज़रूरत है। रसिया जो कर रही है वह अच्छा कर रही है, जो कि अपने अखंड रशिया की नीति को अपना रही है,
और चाइना की अगर बात करी जाए तो वह भी अखंड अपना रूप अपना रहा है। विस्तारवादी उसकी नीति है, वो तो चलो कब्जा करता है, क्योंकि बड़ी मछली है और ताकत उसको मिल गया है। हमारे कहने का मतलब ये है कि सब लोग मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। हम लोगों को देश हित में मोदी जी का समर्थन करना है सभी को, और आने वाले टाइम में अपना भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। वीटो पावर नेहरू ने गंवाया था, नहीं तो इतना मेहनत करने की मोदी जी को ज़रूरत नहीं थी। देश अपना कहाँ से क्या होता, लेकिन यह हमारे जो मोदी जी हैं, यह देश सेवा राष्ट्र सेवा में सब कुछ अपना त्याग करके संबंधों को मजबूत करते हुए अपने दिमाग से सब कुछ कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में यह जो पुतिन जी का सपना है, यह भारत का जो अखंड भारत का सपना है उसको साकार करने के लिए मोदी जी का जन्म हुआ है, बल्कि यह साकार होकर के रहेगा। इसमें सभी लोगों को, अपने सभी राष्ट्रभक्तों को उनका समर्थन देना चाहिए, साथ देना चाहिए। और स्वार्थ में आकर के, लालच में आकर के, बल्कि वह देश के लिए सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जयचंद्र का रूप और रोल अदा करते हैं पर्सनल स्वार्थ के कारण। देखा जाए तो अंग्रेजी विरासत जो देश को हमेशा बांटी है, देश को लूटी है, परिवार को बढ़ावा दिया है। हमारे यहाँ भाजपा में ये है कि कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी पदाधिकारी बन सकता है, लेकिन कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है नेहरू जी के टाइम से। और आज भी कांग्रेस का जो अध्यक्ष है, आप लोगों को पता ही है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी जब से देश आज़ाद हुआ, लगभग 73-74 सालों से चली आ रही है। हम लोगों ने कभी भी देश का हर नागरिक को अधिकार दिया है जो जिस लायक है, हमारी पार्टी ने। लेकिन यह परिवारवाद और जातिवाद के कारण हम लोगों के जो चीज़ें हैं यहाँ पर बिखराव हो रहा है, जो कि राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ पे माहौल यह क्रिएट कर रही हैं, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो। अपनी भाजपा की बात न करी जाए, लेकिन जो यहाँ पार्टियाँ जो बनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यह सब जातिवाद और पर्सनल स्वार्थ के कारण देश को कहाँ से कहाँ लेके जा रही हैं। अपने देश को अब मजबूत बनाने का टाइम आ गया है। महंगाई मत देखिए, महंगाई की अगर बात करी जाए तो महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। और सप्लाई ऑफ डिमांड हमने भी पढ़ा है, MBA में हूँ, तो सप्लाई ऑफ डिमांड का रूल आप लोगों को पता होगा। जनसंख्या बढ़ रही है, जितना उत्पाद होता है उसी हिसाब से जनसंख्या में वितरित होता है। अब सप्लाई ऑफ डिमांड, अब खर्चे ज़्यादा हैं, उत्पाद कम है, तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। रही बात कि जो पैसा कर का है, वह जो टैक्स है हमारे यहाँ का, वह पैसा सारे अपनी सेनाओं को मजबूत कराने में लगा रहे हैं मोदी जी। और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सबको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। MSME के तहत सबको रोजगार भी दे रहे हैं, सबको लोन भी दे रहे हैं। जो घर पे कुड़ कुड़ के जी रहे हैं, माँ बाप ने तो बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया कि हमारा बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे कुड़ कुड़ के घर में जी रहे हैं, उनको मोदी जी सहयोग कर रहे हैं कि वो बच्चा चाहे तो लोन लेकर के बिना गारंटी के अपना काम कर सकता है। और जब हम आप आत्मनिर्भर बनेंगे तभी देश आत्मनिर्भर बनेगा। जो बच्चा लोन लेगा, काम करेगा, तो 10 लोगों को और
भी नौकरी देगा, वहाँ पे काम करेंगे लोग। तो इसलिए हम लोगों को महंगाई की तरफ नहीं देखना है कि महंगाई कहाँ जा रही है। मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, ना योगी जी का कोई परिवार है। यह देश हित में कर रहे हैं, इसमें सबका सहयोग जरूरी है। नहीं तो अगर देश नहीं मजबूत रहेगा ना, तो बड़ी मछलियाँ हमेशा छोटी मछलियों को खाती हैं। यह सबको पता है, ये बताने की चीज़ नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यह मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यह एक देवता की तरह आए हैं, राम रूप में आए हैं। और हमारी देवतुल्य जनता से निवेदन है कि इनका सहयोग करें और देश को मजबूत बनाएं। जब देश मजबूत बनेगा तभी सब कुछ संभव है। कोई भी देश हमारे भारत की तरफ आंख उठा के अब नहीं देख सकता, वरना आप लोगों को पता होगा कि मुट्ठी भर लोग आए, अपने देश का क्या हाल हुआ अपने स्वार्थ के कारण, जयचंदों के कारण। देश के कितने टुकड़े हुए, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार, पाकिस्तान अभी हम लोग के बाबा जी के टाइम में, और 1971 में बांग्लादेश बना। तो यह हम लोगों की कायरता के कारण, हम लोगों के पर्सनल स्वार्थ के कारण हुआ। इसलिए अपने देवतुल्य जनता से यही आग्रह और निवेदन है कि देश को मजबूत बनाएं। धर्मो रक्षति रक्षिता। और ये तीसरा युद्ध लगता है होके रहेगा, क्योंकि 30 नाटो देश, छोटे छोटे देश एक हो चुके हैं। और बात करी जाए, रशिया की सेना 9 लाख है और लगभग 21.5 लाख नाटो देश 30 नाटो देशों के पास लगभग 21.5 लाख सेना है। और ऐसे हेलीकॉप्टर की बात करी जाए तो चौगुना है, ऐसे सारी चीज़ें हैं। फिर भी रशिया का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके साथ कई और देश भी हैं, जो कि यह सूचना है कि कई देश ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, रशिया भी कमज़ोर ना समझिए। रशिया के साथ चाइना है और भी छोटे छोटे और उनके जो भी पावरफुल देश हैं वो हैं, अपना भारत भी उनके सहयोग में है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। ज़्यादा बात न करते हुए मैं अपने बातों को विराम दूंगा। देश हित में काम करिए, राष्ट्र हित में काम करिए, अपने पर्सनल स्वार्थों को त्यागते हुए। यही मेरी आप लोगों से देवतुल्य जनता से निवेदन है, आग्रह है। और मैं यही अपेक्षा करूंगा आप लोगों से कि आप कम से कम देश हित में, राष्ट्र हित में, जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।